मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना ना ही कभी महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहां देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर मां ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजाघर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजाघर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया। मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से वह और अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। ये वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोट में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनुष्यत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी।
उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शाहडोल की हुआ। मैं हूँ तंत्रा, इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं, इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया। उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी, सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद दिनेश ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो मो, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतलब? माँ बोली, मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा ना देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ ना था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहां नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। पर अब दिनेश के हालात देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और मान सिंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर ज्यों ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हुआ। मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वह ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सजा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वह कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाजें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था। तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला।
सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए, बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांतिभंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था। पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हुआ। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहुआ का लेता, कुछ मंत्र पता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। दिनेश की आवाज उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली को त्योहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर जंगल, गुप्त अंधेरा। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यह भी उसकी वही मांग जारी थी। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी।
पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी, बोल, तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहां से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताज्जुब तो ये था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक तो हो गया पर काफी कमजोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाकये के बाद मेरा उन चीजों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठकर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी, ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंककर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह कुछ नहीं,
चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वो खून के छींटों से भारी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका। जो आज तक कोई न जान सका वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दे, मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच न पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्म वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी, कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बाग कैसे गए? उद्धरण चिन्ह सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, ये कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरी आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? उद्धरण चिन्ह हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले।
काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की लेकिन वे ये कहते हुए चले गए अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अक्षरश सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा जोर क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ मैं सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां एक अधजला खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के पश्चात कुमार, कामना, प्रशांत और पायल शाम को शिमला की ओर BMW में जा रहे थे। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती पैरों के झुरमुट के बीच कार चलती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला जा रही थी। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कारें ही जा रही थी। बातों के बीच चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीरियो की तेज आवाज में हंसी ठिठोली करते हुए सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता नहीं चल रहा था। झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, मालूम नहीं यह अचानक से झटके क्यों खा रही है? कुमार ने झटके खाती कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ कि कार रिदम में आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाती हुई रुक गई। अब क्या करे? चारों के मुख से एक साथ निकला। सभी सोचने लगे कि काली रात के साए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दी थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ रही थी। ठंडक भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार, टैक्सी आ जा रही थी। प्रशांत बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों का चलाना आता है लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में चारों फेल है। शायद कोई कार या टैक्सी से कोई मदद मिल जाए, कहकर कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडे हवा के तेज झोंके ने स्वागत किया। शरीर में झुरझरी सी फैल गई। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक थी। दिल्ली निवासियों कुमार और प्रशांत की झुरझरी निकल रही थी। दोनों की हालात दयनीय होने लगी। थोड़ी देर खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ते हैं। सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो, रात का समय था। गाड़ियों की आवाजाही नगण्य थी। काफी देर बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी। कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी। कोई लिफ्ट न दे सका। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब मारुति, होंडा, टोयोटा की कार होती तो देख लेता, ये तो BMW है, मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हो, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं। उनसे पूछ तो एक बैठकर शिमला तक पहुंच जाओगे। वहां से मैकेनिक लेकर ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इजाजत दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर रवाना हुआ। प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत पायल और कामना बातें करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बती जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत पेशाब करने के लिए कार से उतरा।
कामना, पायल कार में बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कपकपाने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठते हैं। पायल और कामना ने प्रशांत को कहा। भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंस दी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड, सेंसुअस सॉन्ग। कौन सा गीत याद आ रहा है? तुम दोनों गाओ। मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडी आह भर कर कहा। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में मस्त थे। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने केवल टी शर्ट पैंट पहनी हुई थी, प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास क्या माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे, वही वह शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहने खड़ा था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे। प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की अभी बातें कर रहे थे। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, न तो कभी देखा है और न कभी विश्वास किया है भूतों पर। प्रशांत ने कहकर पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं? हम पहाड़ी आदमी हैं, हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। भाई, कुछ बताओ भूतों के बारे में। फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ बात बताओ। उस शख्स ने कहा, देखिए, हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते, हो सकता है नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नजर आते हैं? प्रशांत ने पूछा। उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं। वे रोशनी में नजर नहीं आते हैं। होते कौन है भूत, कैसे बनते हैं? पायल ने पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अकस्मात किसी दुर्घटना में मौत के शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वे भूत बनते हैं। उस शख्स ने कहा, क्या वे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? प्रशांत ने पूछा। अच्छे भूत किसी को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, आपके पास माचिस है तो दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकालकर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वह शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वह शख्स नजर आया। तीनों के मुख से एक साथ निकला भूत। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर अकड़ गया और बेसुध होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। आकाश शरीर, खुली आंखें, लगभग मृतदेह के समान तीनों मूर्छित थे। वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रोकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक पर डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद कुमार कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया। अकेली कार को देख परेशान हो गया कि तीनों कहाँ गए। वह शख्स जो कुछ दूरी पर था, कुमार को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई, आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए हैं। कहकर वह शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद शिमला की ओर रवाना हुए। कुमार सीधा अस्पताल गया। डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे से उभरने में समय लगेगा। कुमार को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा कि इतने सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया। कुमार से कहा,
आई एम कर्नल अरोड़ा, मेरी यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल एडमिट कराया था। कुमार ने पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने कुमार को रात की बात विस्तार से बताई कि वह शख्स भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेसुध हो गए। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी का नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और कुमार के वापस आने तक भी रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी दिल्ली वापस गए, लेकिन सदमे से उभरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए उस घटना को। चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। नाइट लाइफ बंद कर दी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है उनका। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा होने लगता है।